नमस्ते। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्यों का स्वागत करता हूँ। मैं अक्षर चौबे शामे गज़ल के इस कार्यक्रम में आप सभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये कार्यक्रम निरंतर 8वें दिन से चल रहा है, आज उसका 9वां दिन है। मैं इसी कार्यक्रम के अगली कड़ी में सबसे पहले अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे चाचा को अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएँ और अपना सीट ग्रहण करें। धन्यवाद अक्षर जी। पुनः मैं कृषिका चौबे को उपस्थित अपने सभा में करना चाहूँगा। इसके बाद मैं प्रज्ञा दीदी को उपस्थित करना चाहूँगा कि आए वो। इसके बाद मैं अपने चाची अनुराधा चाची को अनुरोध करूंगा कि वो आए मंच पे विराजमान हो। इसके बाद मैं अपने छोटे अनुज प्रत्युष को बोलूंगा कि वो भी आए मंच पे। अनुज को जी, अनुज को छोटा लगने की आवश्यकता नहीं है, अनुज अपने आप में छोटा होता है जी, ठीक है। इसी के साथ मैं ये अपना कार्यक्रम शामे गज़ल प्रस्तुत करता हूँ आप सभी के समक्ष। सर्वप्रथम मैं अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे चाचा से अनुरोध करूँगा कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षर जी। आज जैसा कि आप सभी दर्शक हम सभी लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस आभासी चैनल के माध्यम से, मैं आपको पुनः एक बार बता देना चाहूँगा, आप सभी का प्रेम और स्नेह हम सभी पर मिल रहा है। और आज यह कार्यक्रम का 9वां दिन है। 8 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है। आज कार्यक्रम का संचालन अक्षर जी कर रहे हैं। अक्षर जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आप सभी दर्शक जो इस पूरे कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आप सभी का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद मिलता रहेगा तो यूं ही ये कारवां चलता रहेगा। आप सभी का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह मिलता रहेगा तो यूं ही यह कारवां चलता रहेगा। धन्यवाद। आज मैंने, चूंकि यह नवरात्रि का दिन चल रहा है, यह समय नवरात्र का है और इसमें हिंदू परंपराओं और मान्यताओं में देवी के 9 रूपों की पूजा और उपासना की जाती है और बड़े विधि विधान से यह उत्सव मनाया जाता है। और अंत में दशहरे के दिन अधर्म पर धर्म की विजय के साथ रावण का पुतला दहन किया जाता है। चूँकि रावण एक अधर्म का प्रतीक भी है, तो मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से माँ वीणा पाड़ी को संबोधित करते हुए एक छंद के द्वारा मैं उनका आशीर्वचन प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। ज्ञान बुद्धिशील में प्रवीणता प्रदान कर, ज्ञान बुद्धिशील में प्रवीणता प्रदान कर, निज नेह ममता से हमें ना भुला दे माँ। ज्ञान बुद्धिशील में प्रवीणता प्रदान कर, निज नेह ममता से हमें ना भुला दे माँ। चाहता हूँ तेरी वंदना के गीत गाऊं मैं तो, आकर स्वयं छंद रचना सिखा दे माँ। आकर स्वयं छंद रचना सिखा दे माँ। आज के गज़ल पढ़ने के क्रम में या कड़ी में मैं आज भी दीवाने मीर साहब को यहाँ उनकी लिखी हुई गज़ल को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं लगातार मीर साहब की गज़लों को आप सभी से साझा करूं, सुनाऊं अपने स्वर में। स्वागत। तो अगला जो है
राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। काफिले में सुबह के एक शोर है, काफिले में सुबह के एक शोर है, यानी गाफिल हम चले सोता है क्या, यानी गाफिल हम चले सोता है क्या। सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, सब्ज मतलब हरी भरी, सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, तुख्म ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। दरअसल तुख्म ख्वाहिश का मतलब इच्छाओं के बीज, यानी कि जो हमारे मन में जो इच्छाएं आती है या जो उसका हम बीजारोपण करते हैं। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षते, यानी मन ही हमारे बंधन और कारण का मोक्ष का मेन कारण है, मुख्य कारण है, मुख्य हेतु है। तो कह रहे हैं कि सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, तुख्म ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। ये निशाने इश्क हैं जाते नहीं, ये निशाने इश्क हैं जाते नहीं, दाग छाती पे, दाग छाती के अबस धोता है क्या, दाग छाती के अबस धोता है क्या। और गौरते यूसुफ है ये वक्ते अजीज, गौरते यूसुफ है ये वक्ते अजीज, मीर इसको रायगा खोता है क्या। धन्यवाद, आप सभी ने सुना। बहुत बहुत आभार आपका। दीवाने मीर पे आपने गज़ल प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। बड़े नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है, धड़क अहिंसा से ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। इसी के साथ मैं अगली कड़ी में अपने अनुज प्रत्युष को आवाज़ दूंगा कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक कविता सुनाऊंगा, एक कविता सुनाऊंगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी 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 ही तो आया है, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गा, अभी अभी तो आया है, मेरे जीवन में वसंत है क्या। नहीं, अभी अभी वसंत नहीं है, देख कर पढ़िए, आप देख कर पढ़ सकते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत। तो ये आप छोड़ दिए थे ना? नहीं पढ़े हैं, नहीं छोड़ दिए थे ना? बहुत बढ़िया, देख कर पढ़िए। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, ढालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल पर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प की तंदालस लालस खींच लूंगा मैं, तंद्रालस खींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा। बहुत शानदार आपने प्रस्तुत किया। कक्षा 7वीं के 8वीं पाठ्य पुस्तक हिंदी 8वीं वसंत से आपने प्रस्तुत प्रथम अध्याय आपने किया, सूर्यकांत निराला। बहुत बहुत बढ़िया ये ध्वनि आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी के साथ मैं अगली कड़ी में अपने दीदी कृषिका चौबे से अनुरोध करूंगा कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें, जो कि है मनु भंडारी। नहीं हाँ, आदिम रशीद, आदिम गोंडवी का है, अदम गोंडवी, बहुत बढ़िया, क्षमा चाहूँगा, अदम गोंडवी का है। नाम रामेश्वर क्या इसी नाम के है? साथ रामनाथ सिंह था। रामनाथ सिंह। समय से मुठभेड़, हाँ, इनके गज़लों का यह संग्रह है। और दरअसल ये गज़लों के माध्यम से, गज़ल में जो भी पिछड़ा तबका था, यानी किसी न किसी कारणवश जो उपेक्षित हो गया था समाज का वो हिस्सा, और उसके कारण में ये जाते थे उस उपेक्षित होने की स्थितियों को लेकर के, तो इन्हें लगता था कि जो राजनीतिक महकमा है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो हलचलें हैं, उसकी वजह से और कहीं ना कहीं जो अधिकारों के प्रति जो सजगता है उसकी जो कमी है,
इसलिए इन्होंने अपनी गज़ल में राजनीति के उन तमाम विन्यासों को प्रस्तुत किया, और इसलिए इनको बताया जाता है कि ये पहले ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गज़ल में राजनीति को ले आए। तो इस नाते मैं जोरदार ताली से आपका ध्वनि से इनका स्वागत और अभिनंदन है। गजल को ले चलो, गजल को ले चलो अब गाँव के दिलकश नज़ारों में, मुसल्लस फन का दम घुटता है इन अदबी इदारों में। ना इनमें वो कशिश होगी ना बू होगी ना नाई, खिलेंगे फूल बेशक लान की लंबी कतारों में। अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ, मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। रहे मुफल्लिस गुजरते बेयकीन के तजर्बे से, बदन देंगे ये इन महलों की रंगीनी मज़ारों में। कहीं पर भूखमरी की धूप तीखी हो गई शायद, जो है संगीन के साए की चर्चा इश्तहारों में। धन्यवाद। बहुत आदम गोंडवी को आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की कुछ चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगा। बजाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, बजाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, कोई रूसो, कोई हिटलर, कोई ख़याम होता है, खयाम होता है। इसी के साथ मैं आनंद बख्शी का एक गीत प्रस्तुत कर देता हूँ अपने माध्यम से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों में भीग गए ये तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कुछ बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग लीलों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। इसी के साथ में अगली कड़ी में, ये किसका लिखा है क्या? जी आनंद बख्शी। आनंद बख्शी ने लिखा था, गीत है ये? गीत गजल नहीं है? नहीं, गीत है, गीत ही हम बोल। और इसको फिल्माया भी गया है? फिल्माया भी गया। इसी के साथ में, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार आपसे। इसी के साथ मैं अपनी दीदी को आवाज़ दूंगा, प्रज्ञा दीदी को, कि वो मंच पे विराजमान है, वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें। आज उनका शीर्षक रहेगा, और आपके कौन से रहेंगे कवि? आंसू। हाँ, प्रसाद जयशंकर प्रसाद। बहुत। और आंसू हैं, आंसू से अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अक्षर। धन्यवाद। मैं आप सभी को आज प्रसाद की कविता आंसू से कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में, अब बिकल रागनी बजती, अब बिकल रागनी बजती,
क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती विखलाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे, बस गई एक बस्ती है स्मृति की इस हृदय में, नक्षत्र लोक में फैला जैसे इस नील निलय में, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इसको टिक कर लीजिए, इस कड़ी को पूरा खत्म करिए। इसमें जितने छंद हैं मेरे ख्याल से 100 के आसपास छंद हैं इसमें जी, इसको पूरा करिए। अब इसको अगले कड़ी में भी जब तक आंसू खत्म ना हो जाए तब तक आप दूसरा कोई मत पकड़िए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। आप हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादी काव्य धारा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत या राष्ट्रीय चेतना से संपृक्त कविताओं को शब्दबद्ध किया था, उनको आकार दिया था, जिससे हमारी चेतना में, हमारे मानस में स्वराज, स्वधर्म, स्वरीत और हमारी जो संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं थी, उन मूल्यों के प्रति हमारे मन में ऐसी भावना जागृत हुई। हमने पुनः ठहर करके सोचा कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। ठीक है, तो इसलिए इसमें और झरना जो इनका पहला काव्य संग्रह आया था 1918 में, उसके बाद ये क्रम में दूसरा काव्य संग्रह था आंसू। तो उस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। आगे आप संचालन करिए। आप यहाँ पे उपस्थित हैं तो मुझे हिंदी पे ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं सी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी भी इस पे नहीं होगी। और मैं आंसू शीर्षक से आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने चाची से अनुरोध करूंगा, अनुराधा चाची से, कि वो अपना गज़ल 52 कविता प्रस्तुत करें गज़ल के माध्यम से। धन्यवाद अक्षर। आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट पोएम जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखित है। क्यों मैं इस पोएम का सिलेक्शन की हूँ, क्योंकि ये हमें जो पोएम है ये हम लोग अपने क्लास में आई थिंक 7th या 8th क्लास में ये हमारे टेक्स्ट बुक में था, जो मैं लास्ट पढ़ी थी। अब उसके बाद जब ये पढ़ने का मौका मिला तो मैं वापस जो है एक तरह से देखा जाए तो मेरा स्कूलहुड डेज़ है जो वो स्कूल का टाइम जो है वापस सामने आ गया। तो इसको मैं अब आज पढ़ना चाहूँगी। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, क्या बात। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, उसके पास, उनके पास। अच्छा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब ये जो है 2 स्टैंजा का ये पोएम है, 4 लाइन्स ईच। इसका जो है मैं टेक्सचुअल एनालिसिस करूँगी, लिंग्विस्टिक एनालिसिस करूँगी।
लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं नागार्जुन के बारे में बता दूं कि उनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था और उनका डेथ भी बिहार में हुआ था। उनको जन कवि भी कहा जाता है। ही इज़ रिगार्डेड एज पीपल्स पोएट। और वो जो लैंग्वेज थे, जो इमीडिएट लोकल इफेक्ट के लैंग्वेज था, उनमें वो बात करते थे, उनमें वो रचना अपना मैक्सिमम उनका है। तो इसलिए उनका जो लैंग्वेज का एक बहुत ज़्यादा एक पुलिंग इफेक्ट है, जो आकर्षण जो है अट्रैक्ट करता है, रीडर को आकर्षित करता है। जन कवि कहने के पीछे का ये तर्क था कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, सच बोलूंगा क्यों हकलाऊं। ये उन्होंने खुद कहा था, तो खुद को घोषित किया था कि वे क्या है, जन कवि। ठीक है। और 1948-49 में उन्होंने एक कविता लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू की जो निर्मम नीतियां थी, जिसको कुनीति भी कह सकते हैं आप सभी, उनकी जो अनीतियां थी उस पर वो क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखा था, राम राज में रावण अपनी नंगा होकर नाचा है, सूरज शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है, भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है। तो उसके बाद उसी क्रम में ये, चूंकि उसके बाद अकाल की स्थिति निर्मित हुई थी, तो उसको लेकर के उन्होंने अकाल दर्शन कहा उसको, कि अकाल का भी अपना एक दर्शन है, उसका भी एक रूप है। और उसके बाद इसकी यह कविता लिखी है उन्होंने, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है। तो ये उनका तर्जन। थैंक यू बड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए इस पोएम को। अब जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं इसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस करूँगी। जैसे यहाँ पे कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, तो यहाँ पे आप जो बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दर्शक, इसमें जो भी बच्चे जो पढ़ने वाले देख रहे होंगे, स्नातक परस्नातक से लेकर के शोध के जो अध्येता होंगे, उनके लिए ये बहुत जरूरी सूचना या इसको जानकारी कहिए, जिस पर मैडम बता रही हैं। इसमें आप देखेंगे कि नए तरीके से उत्तर आधुनिकता के जो विमर्श हुए हैं, उसमें जो साहित्य के भीतर का जो पाठ है, उसकी आलोचना या उसकी समझ कैसे विकसित करनी है, उसके जो उपकरण निर्मित किए गए हैं नए तरीके के, मेरे ख्याल से आप उसी को बता रही है ना। मैं इसको पोएटिक डिवाइसेस के टर्म में हाँ, वही उपकरण है, उसको कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हाँ, है, जिसको शायद आप लोग अलंकार और टूल्स हैं नए तरीके से, जिसको पकड़ने की जो पद्धतियां विकसित हुई हैं। टेक्निकल टूल्स नहीं, लिंग्विस्टिक एनालिसिस में मैं बेसिकली यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करके बताना चाहूँगी कि किस तरह का पोएटिक डिवाइसेस, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस, जो कि एक तरह से चार चांद लगाता है भाषा में, और जो भाषा के माध्यम से जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो जो बात है उसमें भी चार चांद लगाता है। तो पोएटिक डिवाइसेस का काम यही होता है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज को भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इफ़ेक्ट देता है। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। आभूषण जैसे ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स एक जो है महिला के शरीर में उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है, उसी तरीके से ये लिटरेरी पोएटिक डिवाइसेस होती है, जो कि लैंग्वेज जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट को हाइटन कर देता है, एलिवेट कर देता है, इफ़ेक्ट को काफ़ी बढ़ा देता है रीडर पे। जैसे यहाँ पे है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। तो चूल्हा रोया चक्की रही उदास, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल है? तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल है। मैं ये कह रही थी, पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी निर्जीव चीज़ को जहाँ हम जीवित के तौर पे दिखाए, ठीक है, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे चूल्हा रोया, तो चूल्हा कैसे रोएगा? चूल्हा तो निर्जीव है, तो चूल्हा रो रहा है। चक्की उदास रह रही है, उदास रोना ये सब मानव संवेदना है, इसको हम जो है निर्जीव चीज़ पर थोप रहे हैं, तो इसको जो है पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में इसे मानवीकरण कहते हैं। जी 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 जी, छायावादी कवियों ने इसका भरपूर उपयोग किया है। जी, तो इसमें जो है पहला जो डिवाइस है मैं इसमें देखती हूँ पर्सोनिफिकेशन है, जिसको सर बता रहे हैं मानवीकरण है। फिर है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब इसमें जो है कई दिनों तक, तीसरे लाइन में भी है कई दिनों तक, चौथे लाइन में भी कई दिनों तक, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति का इस्तेमाल हुआ है, दोहराव है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन का यहाँ पे इस्तेमाल है, REFRAIN, इसको रिफ्रेन कहते हैं। रिफ्रेन एक पोएटिक डिवाइस का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कई दिनों जो है वो लगातार जो है 4 लाइन्स में बैक टू बैक रिपीट हुई है। फिर जो है
कानी कुतिया, क से कानी, क से कुतिया, क जहाँ पे कॉन्सोनेंटल साउंड क रिपीट हो रहा है उसको हम लोग इंग्लिश में जो लिटरेरी डिवाइस है वो एलिटरेशन कहते हैं, ALLITERATION जी, अनुप्रास, उसका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यह इंग्लिश हिंदी का ये साथ जो है चल रहा है कि ताकि मैक्सिमम लोग को बेनिफिट हो। कानी कुतिया में क का रिपीटिशन है, तो दोस्तों यहाँ पे क क्योंकि रिपीटिशन है तो यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। कई दिनों तक लगी भीत पर, दीवार पर छिपकलियों की गश्त, मतलब यहाँ पे अकाल, मतलब जो फैमिन का जो स्टेट है उसको दर्शाया गया है बहुत ही पॉइग्नेंट तरीके से, बहुत ही पावरफुल तरीके से। इमोशनली चार्ज्ड हो जा रहा है रीडर जब इसको पढ़ता है कि कितनी भयावह स्थिति है, जहाँ पे जब सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे जानवर, पशु पक्षी सब इससे प्रभावित है। ये सब पता चल रहा है कि कुतिया ही नहीं, छिपकलियों का भी गश्त रहा भूख के मारे। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, चूहे भी परेशान रहे। फिर जो नेक्स्ट लाइंस जो है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये उसके बाद का स्थिति बता रहा है, फैमिन के बाद का स्थिति बता रहा है। यहाँ पे एंटीथेसिस का इस्तेमाल हो रहा है कि पहले वाले लाइन में जो है फैमिन के पहले का स्टेट बता रहा है कि जब फैमिन अकाल है तब उस समय कैसी स्थिति है, और जब अनाज आ जाने के बाद घर में कैसी खुशहाली का माहौल आ जाता है उसके बाद का जो है वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? एंटीथेसिस का, उसका जस्ट अपोजिट जिसको हम लोग कहते हैं, अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट, एंटीथेसिस है। यहाँ पे ऑक्सीमोरोन नहीं है। ऑक्सीमोरोन होता है जैसे हार या जीत, जो साथ है, मोटा पतला, हार जीत, सुख दुख, यहाँ पे ऑक्सीमोरोन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑक्सीमोरोन नहीं, मैं एंटीथेसिस कह रही हूँ। एंटीथेसिस मतलब जो पहले जो 4 लाइन में जो थीसिस है, जो आइडियाज़ है, उसके ठीक विपरीत जो है नेक्स्ट 4 लाइन्स का आइडिया है, तो उसको हम लोग एंटीथेसिस एक लिटरेरी डिवाइस कहते हैं अंग्रेजी साहित्य में। और यहाँ पे बहुत सारी इमेजरी का भी मैं देख रही हूँ। इमेजरी क्या होता है? तो एक मानसिक चित्र, जो वर्ड्स है उनसे जब हम पढ़ते हैं, टकराते हैं, तो हमें लगता है कि एक चित्र जो है हमारे मन में वो बन रहा है। हमारे सामने कोई मूवी या पिक्चर नहीं चल रही है, लेकिन हम पढ़कर जो है हमें लगता है कि हमारे एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो जाता है सिर्फ पढ़ करके शब्दों से। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी इमेजरी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। जैसे सेकंड लाइन में यहाँ इमेजरी का इस्तेमाल हो रहा है, कानी कुतिया, सो उनके पास में जो इमेजरी का इस्तेमाल है वो है टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल इमेजरी मतलब जहाँ पे टच इन्वॉल्व है, जैसे उनके पास है, साथ है, नज़दीक है, जहाँ पे स्पर्श है, जहाँ पे कांटेक्ट है, तो वहाँ पे टेक्टाइल इमेजरी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है कई दिनों तक भीत पर छिपकलियों की गश्त, यहाँ पे भी टेक्टाइल इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। चूहों की भी हालत रही शिकस्त, यहाँ पे विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। विजुअल मतलब जहाँ पे आँख से हम देख करके कल्पना कर लेते हैं। बहुत तगड़ा है कवि का जी। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, यहाँ पे सेंस इन्वॉल्व है। तो ओल्फैक्ट्री जो है, जहाँ पे टेस्ट स्मेल का इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे ओल्फैक्ट्री इमेजरी होता है। वहाँ पे ओल्फैक्ट्री OLFACTORY इमेजरी का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे भी टेस्ट का सेंस इन्वॉल्व है, स्मेल का टेस्ट इन्वॉल्व है। चमक उठी भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। तो कौवे जो है वो भी जो है खुशी से फड़फड़ा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं जब घर में अनाज का माहौल लग जाए। तो क्योंकि कौवे जो है फड़फड़ा रहे, उड़ रहे, एक मोशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कौन सा इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है? काइनेस्थेटिक इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। काइनेटिक, आई नो आप लोग सभी साइंस में पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ से जहाँ गतिशीलता होती है, जहाँ पे मोशन इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे जो है अंग्रेजी साहित्य में जो इसके इक्वालेंट समांतर जो वर्ड है वो है काइनेस्थेटिक इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है ये मेरी जो है टेक्सचुअल एनालिसिस रही इस जो है पोयम की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं दिखाई दे यूं ही की बेखुदी किया, दिखाई दे यूं ही की बेखुद किया, हमें आपसे भी ज़्यादा कर ली चलें, जभी सजदा करते ही करते गई, हक ए बंदगी हम अदा कर चलें, परिस्था की यहाँ तक की आए भूत तुझे नज़र में शोभा की खुदा कर चलें, बहुत आरजू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चलें। मीर तकी मीर जी का है ये गज़ल की कुछ पंक्तियाँ। अब मैं अपने चाचा से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें।
और कार्यक्रम को गतिशील करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संचालन किया अक्षर जी ने, धन्यवाद अक्षर। जैसा कि आप सभी दर्शक हम सभी लोगों से पिछले 25-30 मिनट से जुड़े हुए हैं और आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम के आरंभ में मैंने मीर तकी मीर जी की गज़लों में से एक गज़ल प्रस्तुत किया था और इसलिए मैं खुद को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता। बहरहाल ये अवसर मिला है और इस क्रम में कृषिका ने अदम गोंडवी की गज़ल को सुनाया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनाया और गज़ल के करीब जाने की कोशिश जो कृषिका में है उसके लिए मैं अतिरिक्त धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप कार्यक्रम में आई, दर्शकों के सम्मुख आपने गज़ल पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में अगले जो प्रतिभागी रहे प्रत्युष जी, उन्होंने महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उस कविता को पढ़ा जिसका शीर्षक था अभी न होगा मेरा अंत। उन्होंने बहुत ही मन से और उत्साहित होकर पढ़ा, इसके लिए मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रज्ञा भार्गव ने आंसू, जो कि हिंदी साहित्य जगत में अपनी ख्याति के लिए विख्यात है और उसके रचयिता जो जयशंकर प्रसाद हैं, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के बाद हिंदी साहित्य में कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ा कवि हुआ है तो वे हैं जयशंकर प्रसाद, काशी के रहने वाले। और उन्होंने अच्छे अच्छे नाटकों की भी रचना की है, जिसमें चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, ध्रुव स्वामिनी है और भी कई सारे नाटक हैं। तो इसलिए मैं प्रज्ञा को भी धन्यवाद देता हूं, वे आई और इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी बनी, हम सबके बीच रहीं। अंत में बहुत ही सुनियोजित, व्यवस्थित और विश्लेषित तरीके से जिन्होंने नागार्जुन की उस महत्वपूर्ण कविता को, जो इतिहास, आज़ादी के बाद के इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है, जिस पंक्तियों के आधार पर हम भारत की उस तस्वीर को समझ सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा क्या थी, उस एक कविता की ताकत कितनी है, उस कविता की बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी पुनर्व्याख्या कर रही थी और अपने उस काव्य पाठ और उस व्याख्या के माध्यम से आप सभी को कहीं ना कहीं उस कवि से भी परिचय कराया। इसके लिए मैं अनुराधा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप आए कार्यक्रम, और इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की मैं औपचारिक घोषणा करता हूं। इसी समय पर हम लोग इसी चैनल पर पुनः आप सभी से कल मुखातिब होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।